तो कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी और इनकी झुग्गियाँ गिर चुकी थी। खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे सब बच्चे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद इफ्तिखार। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत से आजकल निजी स्कूल खुल चुके हैं जो कि पैसे बनाने पे लगे हुए हैं। बहुत बहुत महंगे और एक्सपेंसिव स्कूल है। लेकिन मेरे साथ आज डॉक्टर हिफ्ज़ा मौजूद हैं। इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव उठाया, ऐसा कदम उठाया कि इन्होंने यहाँ पे जो लाहौर में झुग्गियों में जो से बच्चे रहते हैं जिनको कोई मुंह भी नहीं लगाता और थुतकारे जाते हैं, ऐसे बच्चे अगर कोई पास आके कुछ मांग लेते तब भी इनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। डॉक्टर हिफ्ज़ा ने ये इनिशिएटिव लिया और इन बच्चों को जो सा है एक स्कूल प्रोवाइड किया, एक छत प्रोवाइड की और उस छत के नीचे इनको पढ़ाया जाता है। आइए चलते हैं डॉक्टर हिफ्ज़ा के पास। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप कुछ और भी तो काम कर सकती थी, फिर आखिर आपने इन बच्चों को जो कि झुग्गियों में रहते हैं इन्हीं को क्यों इतना सपोर्ट किया? देखिए, मैं यहाँ पर आई थी विज़िट करने के लिए, देखने के लिए कि ये लोग कैसे गुज़र बसर कर रहे हैं। और मैंने इसके अलावा भी कुछ काम किए थे, मतलब मदद कर देती थी कुछ लोगों की, लेकिन उससे मुझे वो तसल्ली नहीं थी जो कि एक आप किसी की ज़िंदगी बदलते हैं या नस्लों में तब्दीली लेकर आते हैं। मैं जब यहाँ आई, इन बच्चों से मिली तो कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी और इनकी झुग्गियाँ गिर चुकी थी। खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे सब बच्चे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका घर गिर गया है तो अब आप क्या करोगे? तो बच्चे मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि हम नया घर बना लेंगे, दोबारा से उसको बना लेंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, छत नहीं है सर पे, और ये इनके ज़बान पे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक की। मैंने कहा कि मुझे इनके लिए काम करना चाहिए। ये अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो अपने तौर पर ही कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। तो उन बच्चों के लिए मैंने एक कैंप लगा लिया यहाँ पर आकर। मुझे याद है कि उस कैंप के भी पैसे मेरे पास मौजूद नहीं थे। 11,000 में वो सिलाई हुई थी उसकी, और मैंने वो उधार लेकर यहाँ पर वो कैंप लगाया था। फिर उर्दू बाज़ार से बच्चों के लिए स्टेशनरी पैक्स का इंतज़ाम किया, कापियों का इंतज़ाम किया, और यहाँ पर आकर ईद के बाद हमने कैंप लगा लिया था। जो फिर 5-6 महीने हमारा कैंप चला। अच्छा रिस्पांस मिला। बच्चे कम होने की बजाय ज़्यादा होते गए, और मैं स्टूडेंट थी, मेरे साथ जो थे वो सब स्टूडेंट थे। एक ज़िम्मेदारी आयद होती गई कि अब आगे इनका क्या करना है, कि ये बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, इनकी फैमिलीज़ भी सीरियस हैं, लेकिन हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई दाखिला करवाने के लिए। ओवर कैपेसिटी थी क्लासरूम्स में, नहीं हो सके एडजस्ट बच्चे। प्राइवेट में गई तो उन्होंने दाखिला देने से मना कर दिया। कुछ पेरेंट्स ने एतराज़ किया कि अगर आप झुग्गी वाले बच्चे यहाँ पढ़ाएंगे तो हम अपने बच्चे को दाखिला नहीं देंगे, जबकि बच्चे टेस्ट क्लियर कर चुके थे। फिर बैम्बूज यूज़ करके अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ पर मिट्टी डलवा कर उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना लिया ताकि पानी ना खड़ा हो जाए करे बारिश है। लेकिन चूँकि वो एक मजबूत स्ट्रक्चर नहीं था, बांस और उसका बना हुआ था फ्लेक्सिस वगैरह का, तो बारिश होती थी गिर जाता था। हम घर में बैठे होते थे तो हमें ख्याल आता था कि बारिश हो रही है, हमारा स्कूल गिर गया होगा, हमें सुबह जाकर दोबारा लगाना है वरना क्लास नहीं होगी। तो इस पर एक शेर भी मैंने लिखा कि पहले पहल मुझे पसंद थी बारिशें, फिर बारिशों में टूटे कच्चे मकान देख लिए। तो इसी तरह 6 साल हम इन बच्चों को पढ़ाते रहे हैं ज़मीन पर बैठकर। हमारे पास यहाँ वॉशरूम फैसिलिटी नहीं थी, पंखे नहीं होते थे हमारे पास। 47 डिग्री सेल्सियस में भी हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे होते थे। बच्चे भी रेगुलर थे। फिर कोविड आ गया, उसमें मुझे वक्त मिला सोचने का कि आगे मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं किसी के पास मदद के लिए जाऊँगी तो मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। मैंने ये पोर्टेबल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, लेकिन मेरे पास इतनी कॉस्ट नहीं थी कि मैं इसको बना सकूँ। ऐसे में डॉक्टर सारिम राशिद ने मदद की, उन्होंने ये स्ट्रक्चर बना कर दिया हमें इन बच्चों के लिए, और फिर यहाँ पर हमने इन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वही बच्चे जो 6 साल पहले एक कैंप में आए थे वही स्कूल में अब पढ़ते हैं। बच्चों को तमाम तर चीज़ें हमारी तरफ से दी जाती हैं, और बच्चों को खाना यहाँ पर डेली दिया जाता है, पानी साफ़ दिया जाता है, वॉशरूम बना कर दिया इनको, तमाम तरह फैसिलिटीज़। और सबसे ज़्यादा इनको जो जिन घरों में ये काम करने जाते थे इनको वहाँ से छुड़ाया, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को ख़रीद लिया हुआ था। ये बच्चे बैगिंग के लिए जाते थे, इनको बैगिंग से छुड़ाया। इनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग सेशन किए, उनको समझाया कि तालीम उनके बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है कम्युनिटी की तरफ से भी, और यहाँ बच्चों की तरफ से भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब इंसान ऐसा काम शुरू करता है तो माशरे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टांगे खींचते भी हैं और तनकीद करते हैं।
तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा होगा। बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, यहाँ तक सिचुएशन आ जाती थी कि हमें बंद करना पड़ता था, लेकिन ऐसे में भी हम बंद नहीं करते थे क्योंकि हम जानते थे अगर एक बार हमने बंद कर दिया तो हम दोबारा से उसको स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करना फिर बहुत मुश्किल था हमारे लिए। सबको फेस किया, बहुत कुछ कहा गया हमें जो थाने कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़े, धमकियों की कॉल्स आती थी, अक्सर पैसे मांगने आ जाते हैं हमसे, इलीगली पैसे मांगे जाते हैं, फिर हम पर कचरा फेंका जाता है, यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है। यहाँ पर हमें गाली गलौज की जाती है, टीचर्स को गाली गलौज की जाती है कि हम इन बच्चों को ना पढ़ाएं। अब चूँकि वो देख रहे हैं कि बच्चों को अवेयरनेस आ गई है, अब ये बच्चे उनके घरों में काम करने वाले बच्चे नहीं रहे हैं, या ये वो बच्चे नहीं रहे हैं कि आप चलते चलते उनको कुछ भी कह जाएँ और वो बच्चे मजलूम बनकर रहें, ऐसा नहीं है। अब अगर उनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं अच्छे स्कूल्स में तो ये वाले बच्चे भी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं इन बच्चों को ट्रेन कि ये बच्चे माशरे में अहम किरदार अदा कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन सी क्लासेस को आप जोन सा पढ़ा रहे हैं और कब से जोन सा ये स्टार्ट किया आपने? जब पहला बच्चा आया था तो जब आपने मतलब स्टार्ट किया था तो पहले जोन सा था कितनी तादाद थी और अब कितनी तादाद है? जब मैंने शुरू किया था तो पहले दिन ही हमारे पास 50 के करीब बच्चे आ गए थे, लेकिन चूंकि वो स्टार्ट था, बच्चे उस वक्त ज़्यादा थे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे फिर वो उनका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता था, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी करनी पड़ती थी कि बच्चा खुशी से आए, ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती उसको बिठा कर पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। बच्चों को हम इंगेज रखते थे, कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते रहते थे उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए करवाते रहते थे, और बच्चा फिर शौक से आता था पढ़ने के लिए। और जब वो देखते थे कि उनमें तब्दीली आ रही है, उनको साफ़ कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, उनको खाने को खाना मिल रहा है, उनका माहौल चेंज हो रहा है, उनके साथ प्यार से कोई बात कर रहा है। इनके साथ कभी किसी ने प्यार से बात नहीं की थी, मैं खुद भी यहाँ देखती थी, बहुत बुरे तरीके से इन बच्चों के साथ सलूक किया जाता था, इनको इंसान तक नहीं समझा जाता था। ये आसपास वाले कोठियों वाले जो रहते हैं वो आके मुझे कहते थे कि ये चंगड़ ने इन्होंने चंगड़ ही रहना है, तो मुझे कहते थे मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, उनके ऊपर ये कभी नहीं बदल सकते हैं। तो अब वो लोग आकर देखते हैं स्कूल में कि ये बच्चे बदले हैं। बेशक 6 साल मेरी ज़िंदगी के इस प्रोजेक्ट के लिए चले गए, लेकिन तब्दीली आई है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने टीचर्स हैं आपके पास और कौन कौन सी क्लास है? सबसे छोटी क्लास कौन सी है और 10th क्लास तक पढ़ा रहे हैं कितनी? हमारे पास यहाँ पर 4 टीचर हैं और यहाँ पर अभी 4 क्लास तक पढ़ा रहे हैं, नर्सरी से 4 तक पढ़ा रहे हैं, और अगले महीने अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम नए बच्चों को दाखिला देंगे, उनके लिए और टीचर्स का इंतज़ाम इंशाल्लाह करेंगे और प्रॉपर इसको लेके चलेंगे। अभी 60-70 के करीब बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, और हमारा प्लान है कि मैट्रिक तक हम ही इन बच्चों को लेकर चलेंगे। हमें आगे कोई ना कोई रिसोर्सेज बनाने होंगे कि इन बच्चों को आगे भी हम लेकर चल सकें और फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जा सकें। और फिर एक हमारा प्लान है कि इवनिंग में इन बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब का सेटअप किया जाए ताकि इनको कंप्यूटर स्किल सिखाएं और ये थ्रू फ्रीलांसिंग अर्न कर सकें, क्योंकि कल को इन्होंने अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट भी करना है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने सुना है कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है? हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान में 3 स्कूल स्टार्ट किए हैं, थमाचू, अरिंचो और प्रोनो। वहाँ के एक शिगर डिस्ट्रिक्ट है, उसके ये गांव है, वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रॉपर टीचर्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी कि किस तरह मयारी तालीम वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो वहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए उनको मयारी तालीम दी जा रही है उन बच्चों को, और 400 के करीब बच्चे हैं जो कि वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो सब भी पढ़ना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को मौका मिले और वो भी आगे अहम किरदार अदा कर सकें। उनको बच्चे को 5वीं के बाद जो कि गांव से शहर जाना पड़ता है स्कूल के लिए, तो बच्चियों की पढ़ाई रह जाती है, बच्चियां अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकती हैं। ऐसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है जिस पर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर, और कि उनके ये मसले हल किए जा सकें। अच्छा, इस सब काम के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो फ़ंड की बहुत ज़रूरत होती है, तो फ़ंड कौन प्रोवाइड करता है? क्योंकि आप यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, खाना भी अच्छा मेयारी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फ़ंड कौन देता है? शुरू में तो जब यूनिवर्सिटी से मैंने इसे स्टार्ट किया था तो मैंने यूनिवर्सिटी में टीम बना दी थी और हम टीम मेंबर्स अपनी पॉकेट मनी से करते होते थे सारा एक्सपेंसेस। लेकिन अब चूँकि ये स्कूल बन चुका है, इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो शुरू में मैंने एक टीचर से शुरू किया और किसी तरह से उनके फ़ंड्स मैनेज किए, फिर ऐसा ऐसा हमने स्टाफ को बढ़ाया, बच्चों के लिए चीज़ें भी अरेंज की। तो इस तरह से होता है कि कुछ लोग हमसे रब्ता कर लेते हैं कि मैं यूनिफॉर्म डोनेट करना चाहता हूँ इन बच्चों के लिए, या मैं इन बच्चों के लिए खाना डोनेट करना चाहता हूँ। इस तरह से करके हम इसको मैनेज कर रहे हैं। बट हमारे जो प्लान्स हैं, यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, हमने यहाँ पर सर्वे किया था, 3000 के करीब सिर्फ सब्ज़ार के इलाके में बच्चे हैं जिनको जो कि झुग्गियों में रहते हैं, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की तालीम की। लेकिन वो सब करने के लिए हमें रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, हमें कोई साथ की ज़रूरत है कि कोई हमें सपोर्ट करे ताकि हम उन तमाम बच्चों को एजुकेशन के सर्कल में लेके आ सकें। और सिर्फ ये 60-70 बच्चे नहीं, वो तमाम बच्चों का भी हक़ है कि वो भी तालीम हासिल कर सकें। लास्ट में पहला दिन जब आपने स्टार्ट किया था, तब
जब आपने स्टार्ट किया और आज जब आपको अल्लाह ने कामयाबी दे दी, आज कैसा फील करती हैं? मुझे याद है कि उस वक्त रमज़ान था और 46 डिग्री सेल्सियस था। तो जब बाहर से ही हम झुग्गियों में एंटर होने लगे थे तो मेरे साथ मेरी दोस्त थी, उसने कहा कि वापस चलते हैं। बहुत स्मेल थी, बहुत गर्मी थी, हम रोज़े में थे। उसने कहा वापस चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ये बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो मैंने कहा कि अगर आए हैं तो देखने में क्या है। तो हम आगे आए, हम मिले इन लोगों से, बहुत अच्छे से हमसे ये मिले। तो हमें नहीं फ़ील हुआ कि ये लोग इंसान नहीं हैं जो हमें बताया जाता था बचपन से कि इनके करीब भी नहीं जाना है, ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। तो इनको बस निखारने की ज़रूरत थी। तो फिर हमने इन बच्चों को चेंज किया आहिस्ता आहिस्ता। ये बच्चे हम मुझे फ़ॉलो करना शुरू किए कि हमने टीचर हिफ्ज़ा जैसा बनना है, टीचर हिफ्ज़ा की तरह फिर हमारी भी इज़्ज़त होगी। तो अब मैं इन बच्चों को देखती हूँ 6 साल बाद, जो मैंने पहले दिन इनके लिए इमेजिन किया था कि अगर इनको रास्ता दिखाया जाए तो ये बच्चे भी इस तरह से सामने आ सकते हैं। और अब आप नहीं कह सकते कि ये बच्चे झुग्गी में रहने वाले बच्चे हैं। अगर आप उनको देखें, उनके बात करने का अंदाज़ देखें, उनकी अवेयरनेस देखें। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि इंसान अगर हिम्मत करे तो अल्लाह उसको ज़रूर सपोर्ट करता है, अल्लाह ज़रूर मदद करता है। तो आपने देखा आज की ये मेरी स्टोरी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि डॉक्टर हिफ्ज़ा का जो ये इक़दाम है दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी आएँ और इनको आके सपोर्ट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।